प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रश्मि, मैं हूं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? रश्मि, 2 दिन से तुमने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई हैं। देखो, इस तरह तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है आकाश। मुझे लगता है कि फिर मैं सो जाऊंगी और फिर मैं नींद में उठ के चलूंगी और इस घर की किसी चीज को नुकसान पहुंचा दिया तो? कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? इस घर की कोई भी चीज तुमसे बढ़कर नहीं है। और हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, समझी? ये नींद में चलने की बीमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आकाश, मैंने नींद में तुम्हें या किसी और इंसान को नुकसान पहुंचा दिया तो आकाश, रिलैक्स रश्मि, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम सो जाओ। मैं आज पूरी रात तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा। तुम जैसे नींद में चलोगी ना, मैं तुम्हें उठा दूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? हे रश्मि, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है, सो जाओ, रिलैक्स। ओके, चलो। रिलैक्स, आई एम विद यू। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्लीप वेल, गुड नाइट।
रश्मि, 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 ओह माय गॉड। सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहां चली गई। रश्मि, 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 मार डाला मैंने। किसे मार डाला? कहाँ मार डाला? ये सब क्या है? मैंने उसे मार डाला आकाश। आकाश, मैं पागल हो गई हूँ। अब मुझे फांसी हो जाएगी। पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी। मुझे फांसी हो जाएगी। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। आकाश, मुझे बचा लो। आकाश, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, चलो, उठो। कुछ नहीं होगा। पुलिस मुझे पकड़ के रश्मि, कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस से बहुत कुछ नहीं होगा। रुको, बहुत डर लग रहा है। रुको, चाकू रुको। मैंने मार दिया उसे। पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी। मुझे फांसी हो जाएगी। घबराओ मत रश्मि, कुछ नहीं होगा ना। मार डाला, मैंने खून किया। मैं खूनी हूँ। कुछ नहीं। मैंने मार डाला। कुछ नहीं होगा रश्मि, कुछ नहीं होगा। पुलिस मुझे पकड़ के लेके नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो, फांसी होगी। मुझे फांसी। अभी क्या पता चला? इस आदमी की जेब से हमें ग्लोबल कॉल सेंटर का एक आई कार्ड मिला। उस पर इसका नाम संतोष है। इसका मतलब ये कि ये संतोष किसी कॉल सेंटर में काम करता है और इतनी रात गए या तो ड्यूटी से आ रहा होगा या तो अपनी ड्यूटी पर जा रहा होगा। चीफ, ये देखिए, इसके सर पर पीछे एक चोट है और इसके पेट पर देखिए, लगता है चाकू से कई बार वार किया गया। अभी मुझे लगता है कि इस संतोष पर पहले चाकू से वार किए गए होंगे और फिर इसे जोर से धक्का दिया होगा, तब जाकर उसका सिर किसी पत्थर से टकराया होगा। नहीं चीफ, मुझे लगता है कि पहले इसे धक्का दिया गया, ये गिरा और इस पर सवार होकर इस पर चाकू से वार किए गए। इसके घाव को देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये देखिए चीफ, उस लाश के बाद से उस औरत का स्लीपर मिला। औरत की चप्पल। कमाल है, इतने हट्टे कट्टे इंसान को कोई एक औरत कैसे मार सकती है। और उससे भी बड़े ताजुब की बात तो यह है कि आखिर उस औरत ने अपना चप्पल वहां क्यों छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने से पहले संतोष ने उस औरत के पांव पकड़ लिए, उस औरत की चप्पल संतोष के हाथ में आ गई और शायद उसने
किसी के आने की जब आहट सुनी हो वहां से भाग गई हो। साहिल, हमारे सामने सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक। ये लेडीज चप्पल और उस पर लगा खून। अभी इस लाश को लैब में ले जाओ और इस स्लीपर की हिस्ट्री निकालना चालू कर दो। और साहिल, तुम आसपास के लोगों से जितनी भी इंफॉर्मेशन जमा कर सको करो। और सबसे अहम बात, इस संतोष की कुंडली निकालो। कैसी रश्मि? आकाश, रश्मि का सारा सच सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ दबा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे वो खुद अनजान है। और हाँ, इसका वास्ता उसके अतीत से है। विराट, तुम्हें जो भी इलाज करना है तुम करो। बस मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे दो। तुम्हें पता है कल रात मैंने कल रात को रश्मि, क्या कर रही हो? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो तुम? ठीक है, विराट मेरा दोस्त है, लेकिन वो अपने उसूलों का पक्का है। अगर उसने एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? क्या हुआ आकाश? अरे कुछ नहीं यार, वो दरअसल रश्मि कह रही थी कि क्या यार, रश्मि की इस बीमारी की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है। तो रश्मि कह रही थी कि वो बात, बट मेरे ख्याल से इस बारे में बात करने की कोई जरूरत है नहीं। मैं समझता हूँ आकाश, मन की बीमारी का असर कई चीजों पर पड़ता है। चीफ, संतोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। क्या कहती है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चीफ, उसका खून चाकू के कई वार करने से हुआ है, और ये चाकू के वार इतनी ताकत से किए गए थे कि उसकी आंतड़ियां तक बाहर आ गई। और उस स्लीपर पर से मिला खून, वो खून किसका है? चीफ, वो खून भी संतोष का ही है, लेकिन चीफ उस स्लीपर पर हमें गीली मिट्टी के कुछ अंश मिले। अभी लेकिन जहां तक मुझे याद है, मौका वारदात पर कहीं भी गीली मिट्टी नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कातिल उस जगह पर जहां से चलकर पहुंचा होगा, उस रास्ते पर कहीं ना कहीं तो पानी गिरा होगा। और दूसरी बात, कोई इंसान ऐसे घर में पहनने वाले स्लीपर पहनकर घर से बाहर तभी जाता है जब उसे कहीं नजदीक में जाना हो। लेकिन उस जगह का पता चलेगा कैसे? पता चलेगा चीफ। चीफ, उस स्लीपर पर लगी हुई गीली मिट्टी में हमें लाल केमिकल के कुछ अंश मिले। चीफ, ये केमिकल कपड़ों पर रंग चढ़ाने के काम आता है। ये एक तरह का रंग ही है चीफ। चीफ, संतोष की ना ही तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी औरत के साथ उसका कोई अफेयर। हमने सबसे पूछताछ की है, लेकिन उसके कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं चला। साहिल, कोई भी इंसान अपना एक जुदा खो जाने के बाद दूसरा जुदा संभाल कर नहीं रखता, और इसीलिए हमें इस स्लीपर का जुड़वा भाई यानी कि दूसरा स्लीपर उसी जगह से मिलेगा जहां कपड़ों पर रंग चढ़ाने का कारखाना हो। क्या हुआ था? funny because of you. So funny. अरे आकाश, आओ। देखो मैं तुम्हारी बीवी के साथ कैसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। तुझे जलन तो नहीं हो रही ना? यार आकाश, मुझे कॉलेज से ही पता है तुम बहुत पॉसेसिव हो। देखो अमन, तुम्हें जैसा भी मजाक करना है तुम करो, पर आकाश के बारे में कुछ मत कहना।
क्योंकि जो आकाश के बारे में बुरा कहेगा वो मेरा भी दुश्मन रहेगा। ये बात तुम अच्छे से ध्यान रखना। इस चप्पल को जरा ध्यान से देखिए। आज किसी ना किसी ने ऐसी चप्पल जरूर फेंकी होगी। काय चला देवकी? जैसे ही ये लोग ना चप्पल की जोड़ी ढूंढ रहे हैं। काय साहेब, तुम्ही बड़े माणूस आहे, एक चप्पल गुम गया तो ढूंढते हो। आप भी इसी एरिया में काम करती है ना? इस चप्पल को गौर से देखिए और बताइए, शायद आपको पता होगा कि कौन पहनता है ऐसी चप्पल। हाँ 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 साहेब, ऐसा चप्पल मेरी मैम साहब पहनती है। यार अमन, नींद में चलने की इस बीमारी की वजह से रश्मि बहुत परेशान रहती है और उसको परेशान देखकर मैं बहुत अपसेट रहता हूँ यार। आकाश, मुझे इस बीमारी के बारे में पता है, पर नींद में चलना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, मगर नींद में चलकर किसी का कत्ल कर देना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन है आप लोग और इस तरह से घर में कैसे चले आए? हम लोग कमांड फोर्स से। कमांड फोर्स? लेकिन हमने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया मिस्टर आकाश गुजराल, आपकी पत्नी ने किया है एक कत्ल। कत्ल? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, आकाश और उसकी पत्नी दोनों ही मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। ये लोग निहायत ही शरीफ लोग हैं। आपकी तारीफ? ये मेरे दोस्त हैं अमन सहगल, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन आप इस तरह से मेरी वाइफ के ऊपर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सबूत, कोई सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत चाहिए आपको? यह स्लीपर आपकी पत्नी रश्मि की है। कमांड फोर्स के बारे में सुना तो बहुत था मैंने, लेकिन यह नहीं जानता था कि कमांड फोर्स एक चप्पल के बलबूते पर कातिल को ढूंढने निकल पड़ती। मिस्टर आकाश गुजराल, ये चप्पल तो बहुत बड़ी चीज है। कमांड फोर्स एक तिनके के सहारे जुर्म का पूरा जंगल उजाड़ देती है। अब आप बताइए कि वो दूसरा चप्पल कहां है और वो चप्पल पहनने वाली आपकी धर्मपत्नी कहां है? ये चप्पल 3 दिन पहले मंदिर से चोरी हो गए थे। ओह, इस तरह की कहानियां हर मुजरिम के पास पहले से तैयार होती, बिल्कुल रेडीमेड। साहिल, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, वो चप्पल हमें इसी घर में मिलेगी। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मैं भी लॉ जानता हूं। आप ऐसे ही बिना सर्च वारंट किसी घर की तलाशी नहीं ले सकते। ये बैग किसका है? ये बैग मेरा है। अभी ये देखो, तो मिस्टर आकाश गुजराल, क्या कहेंगे आप इस चप्पल के बारे में? कमाल कर रहे हैं आप लोग। ऐसी जाने कितनी चप्पलें मिल जाएंगी आपको। अब आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
रिलैक्स। शी इज माई वाइफ। आइए मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं साथ। देखिए, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और ये दिल की कमजोर भी है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये सब हमने नहीं किया, कोई हमको फंसा रहा है। ऑफिसर, आपकी इस इंक्वायरी में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक हम ना कहें आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप भी। ऑफिसर, टोटलिटी में अगर देखें तो रश्मि का ये केस नॉर्मल भी है और एब नॉर्मल भी। ज़्यादातर ऐसे केसेस के पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और रेयर से रेयर केसेस में ऐसा हो भी सकता है जैसा रश्मि कर रही है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि वो किसी का कत्ल भी कर सकती है? जी हाँ, बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा हो। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विराट। फिलहाल तो आप जा सकते हैं, अगर आगे चलकर आपकी जरूरत पड़ी हम आपको वापस बुलाएंगे। थैंक यू ऑफिसर। चीफ, हमने आकाश, रश्मि और संतोष इन तीनों के कॉल डिटेल्स निकलवाए, लेकिन इन तीनों में कोई भी कनेक्शन नहीं। एक खास बात और चीफ, हमने आकाश और रश्मि की तस्वीरें आशुतोष के परिवार वालों को दिखाई, लेकिन वो लोग भी इन दोनों की कोई तस्वीरें नहीं पहचानते। चीफ, इस संतोष का ना तो किसी के साथ कोई झगड़ा था, ना ही कोई दुश्मनी, और ना ही किसी औरत के साथ कोई अफेयर। समझ में नहीं आ रहा कि इसका खून किसने किया होगा। इस संतोष का खून आधी रात को हुआ और आधी रात का राज वही खोल सकते हैं जो आधी रात को सड़क पर खुले घूमते हैं। रश्मि, ये चाकू चाकू से क्या करने वाली हो तुम? हाँ, क्या करोगी इस चाकू से? हाँ, क्यों भाई साहब, कहीं जाना है क्या? नहीं भैया। अच्छा एक बात बताइए, आपने इसे कहीं देखा है? रश्मि, रश्मि, ये क्या किया तुमने? एक खून और कर दिया। हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही औरत है। उस रात जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब। रुको एक मिनट। भाई साहब आप रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ? उस आदमी ने मुझे दूर रुका दिया और खुद उस औरत के पास चला गया। फिर क्या हुआ? फिर साहब कुछ देर बाद। चलिए भाई साहब। अरे भाई साहब,
मैडम के पैर में एक ही चप्पल? वो आते वक्त कहीं गिर गई होगी। देखिए भाई साहब, मेरा कहीं पास में है, आप जल्दी छोड़ दीजिए ना प्लीज। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। और उसके बाद मैंने उन्हें उनके घर छोड़ दिया। तुम्हें उसका घर तो याद होगा। चुप हो जाओ रश्मि, चुप हो जाओ प्लीज। तुमने क्या कर दिया? मैंने एक खून के जंग से तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब ये तुमने दूसरा खून कर दिया। मुझे मर जाने दो आकाश, मुझे मर जाने दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जीते जी मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ आकाश। मैंने दो खून किए आकाश, दो खून किए आकाश, मैंने दो खून किए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपने आप को मार डालूंगी। मैं अपने आप को मार डालूंगी। ये क्या कर रही आकाश, हो? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसको। मैं कहता छोड़ो उसको। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये प्लीज दोबारा मरने की बात मत करना मेरे सामने। हाँ, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना है। कुछ सोचने दो मुझे। तुम आराम से बैठो यहाँ पर। रश्मि, मैं लाश को ठिकाने लगा कर आता हूं। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? आप इस वक्त? मिस्टर आकाश, आपने अपनी पत्नी को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप उसमें कामयाब नहीं हुए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। मंदिर से आपकी पत्नी की चप्पल चोरी हो जाने की कहानी सुनाकर कुछ वक्त के लिए आपने अपनी पत्नी को बचा तो लिया, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिसे देखकर आप अपनी पत्नी की कर्म कहानी अपने आप बयान करेंगे। आओ भाई आओ, आओ, पहचानो इन्हें। हाँ साहब, ये वही आदमी है जो इस औरत को हमारे रिक्शे में यहाँ लेके आया था। ये झूठ बोल रहा है। ये हम दोनों को फंसाने की साजिश है। अच्छा, मिस्टर आकाश, आपका वो फ्रेंड अमन कहाँ है? मिस्टर आकाश, आपका वो फ्रेंड अमन कहाँ है? वो एक्चुअली उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, सो वो दिल्ली वापस चला गया। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है?
रश्मि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए सर, ये जो कुछ भी हुआ इसमें रश्मि का कोई कसूर नहीं है। ये सब इसकी बीमारी की वजह से हुआ है। इसका फैसला तो अब कानून करेगा। फिलहाल हम आप दोनों को अरेस्ट करते हैं। रश्मि, तू छोड़ूंगी नहीं। आखिर मेरे अमन ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरे अमन ने तुम्हारा? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रिया जी, आप क्या कर रही है? कानून को अपने हाथ में लेने का आपको कोई हक नहीं। रश्मि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही है। ये मन से बीमार है। ये बीमार है? ये सब ढोंग है इसका। ये आकाश से पहले अमन को लाइक करती थी और अमन मुझे। इसी बात का इसने बदला लिया मेरे अमन को मारकर। सभी तरह के हालात और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि मुजरिमा रश्मि गुजराल दिमागी मरीज है, इसलिए उनके पागलपन का इलाज करवाया जाए और उनके पति आकाश गुजराल को अपनी पत्नी के गुनाहों को छुपाने और उसकी मदद करने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाई जाती है। अभी ये देखा तुमने? फेमस फिल्म स्टार आकाश गुजराल की फिल्म इंडस्ट्री में वापसी। उसने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की, बिल्कुल नई हीरोइन के साथ, रिया सहगल, और फिल्म का नाम रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट। कुछ समझ में आया? एनीवेज, रश्मि गुजराल की फाइल निकालो। हेलो, वो वापस आ गई। तुम एक काम करो, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ। रश्मि,
हाँ, तो रोमियो और जूलियट, आप दोनों खुद हमें अपनी कहानी बताएंगे या हम बताना शुरू करें? कैसी कहानी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इतना काफी है या दूं एक और? नहीं, मैं बताता हूं। मैं सब कुछ बताता हूं। दरअसल मैं और रिया एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ना तो रश्मि से खुश था और ना ही रिया अमन से। हम दोनों अपने अपने जीवन साथी से छुटकारा पाना चाहते थे। रश्मि और अमन इतने जिद्दी थे कि इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए नहीं मानते। और वो बंगला और सारा बैंक बैलेंस भी रश्मि के नाम पे था, जो उसके डैडी ने उसे दिया था। जब मुझे रश्मि की बीमारी का पता चला तो मैंने उसका फायदा उठाने की सोची। रात में जब वो सो जाती थी तो मैं घर की कोई ना कोई कीमती वस्तु तोड़ देता था, और सुबह जब वो उठती थी तो मैं बोलता था कि ये सब नींद में तुमने तोड़ा है। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि संतोष आनंद का खून रश्मि ने किया या तुमने? जी, मैंने। उस रात जब मैं ऑटो लेकर वहां पहुंचा तो अमन के खून की पूर्व भूमिका के रूप में मैंने संतोष को मार के ये एस्टेब्लिश करना चाहा कि मेरी बीवी ने ही अमन का मर्डर किया होगा। अपनी पत्नी की बीमारी की आड़ लेकर तुम बचते रहे, और तुम जानते थे कि कानून रश्मि को बहुत लंबी सजा देगा या फिर उसे पागलखाने भेज देगा, और अगर तुम्हें सजा भी होगी तो बहुत मामूली सी। रोमियो और जूलियट की तुम दोनों की रोमांटिक तस्वीर देखकर मेरा दिमाग कुछ और ही सोचने लगा। मैंने संतोष आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा स्टडी किया और तब मुझे पता चला कि संतोष आनंद के सर पर चोट लगने के 15 मिनट बाद उस पर चाकू से वार किए गए थे। और यही बात मुझे खटकने लगी कि क्या रश्मि 15 मिनट तक किसी का इंतजार कर रही थी? तो मतलब बहुत साफ है कि तुम ही ने 15 मिनट बाद वहां पहुंचकर संतोष आनंद का खून कर दिया। हिप्नोथेरेपी के दौरान रश्मि ने हमें यह बताया कि बार बार तुम उसके दिमाग में एक ही बात डालना चाहते थे कि उसे कोई बड़ी दिमागी बीमारी है। उसे प्यार तो बस तुम ऊपर से ही दिखाते थे। आकाश, मैंने तुम्हें अपना भगवान माना और तुम्हारी हर बात पे मैंने विश्वास किया, लेकिन बदले में तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। रिया, तुम दोनों ने मुझे अपने रिश्ते के बारे में बोला होता तो मैं कब की तुम दोनों की जिंदगी से चली जाती और अपनी जमीन जायदाद भी तुम्हारे नाम कर देती मैं। आकाश, तुम्हें पता नहीं,
रश्मि जब एक स्टेज आर्टिस्ट थी, तब एक नाटक के दौरान उसकी आंखों के सामने उसके भाई का कत्ल हुआ। तब वो अपने कैरेक्टर में थी, सिर्फ 10 साल की थी वो। बचपन का सदमा उसकी बीमारी बन गई और तुमने उस बीमारी का फायदा उठाया। और आकाश, तुमने अपनी पत्नी की जिस बीमारी का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा किया, उसी बीमारी का नाटक करके हमने तुम दोनों को फंसाया। आकाश और रिया, तुम लोगों ने प्यार में अंधे होकर अपनों का ही खून किया और कानून से धोखा। अब जिंदगी भर रोमियो जूलियट का किरदार निभाते रहना जेल के सलाखों के पीछे, फांसी से बच गए तो ले जाओ इन्हें। इश्क, प्यार, मोहब्बत इंसान को आबाद भी करता है और बर्बाद भी। प्यार के नशे में अंधे होकर इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा प्यार किसी का दिल जीत कर मिलता है, ना ही जबरदस्ती से छीन कर। लेकिन प्यार के नशे में अंधा होकर इंसान कभी कभी इस बात को भूल जाता है और अपनों से ही धोखा कर बैठता है, यहां तक कि अपनों की जान तक ले लेता है। और ऐसे इंसान को अंत में सच्चा प्यार तो नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बदनामी और जेल की सलाखें। और इसीलिए आप भी सच्चे प्यार के मायने को समझने की कोशिश करिए। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।